डियर स्टूडेंट्स, मोहित भट्टाचार्य की लेक्चर सीरीज में हम आ गए हैं आज चैप्टर 4 पार्ट 1 पे। यहाँ पर एक चैप्टर है जिसकी लैंग्वेज बहुत ही, जिसे हम कह सकते हैं, रिसर्च ओरिएंटेड है और समझना दिक्कत भरा है। अप्रोचेस क्या होती हैं, व्यू पॉइंट किस तरीके से देखा जा रहा है, प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल लॉज, थ्योरीज, ये प्रिंसिपल्स, कई सारे प्रिंसिपल्स को मिला के हम कई एक मॉडल बना रहे हैं। एक प्रिंसिपल से थ्योरी नहीं बनती और इंटरलिंकेजेस, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो यू सी ओवर हियर, इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 मेजर अप्रोचेस रही हैं। किस तरह हम अप्रोच करें, क्या पोजीशन लें किसी चीज को स्टडी करने की। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेनली 3 तरीके की रही हैं अकॉर्डिंग टू मोहित भट्टाचार्य जी। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मतलब है इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे अगर मैं अब आपको समझाने के लिए मैं जुडिशरी को ले लेता हूं, तो जुडिशरी में आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है और सबऑर्डिनेट या लोअर कोर्ट्स हैं। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स, साथ में ये लॉज क्या फॉलो कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस क्या फॉलो कर रहे हैं, इनके क्या अपने अधिकार हैं, कितना ये पुश कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव को, ये चीजें। अगला है मैनेजरियल अप्रोच। मैनेजरियल से आपको पता ही चल रहा है मैनेज करना, यहां पर इंपैक्ट ऑफ इंटरनल एक्शंस, अंदर की चीजों को मैनेज करना, साथ में यहां पर प्रॉफिट मोटिव और इंटरनली कैसे चीजों को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेज किया जा रहा है, मैनेजरियल अप्रोच। पॉलिटिकल अप्रोच, डेफिनेटली अब कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो वो बाहर होने वाले पुश एंड पुल्स पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे क्या करता है, फर्क डालता है उस पे। साथ में बहुत सारी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो हैं लोगों की, वो पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू संपन्न हो पाती हैं, राइट। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम ये 3 अप्रोचेस लेते हैं। तो पॉलिटिकल अप्रोच में हो सकता है राइट विंग कैपिटलिज्म ओरिएंटेड, या फिर लेफ्ट विंग मोर फार्मर्स ओरिएंटेड, कमिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ लिबरलिज्म और सोशलिज्म, ऐसा। यहां पर और बात करते हैं दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो बैचेस हैं शुरू हो गए हैं और 22 मई तक एडमिशन हो रहा है। आप इंश्योर करा लीजिए, और इसमें एडमिशन शुरू हो रहे हैं, आप इंश्योर करा लीजिए कि आप एडमिशन करा लें, साथ में आप इंश्योर हो जाएंगे कि आपका रैंक भी आ जाए, राइट। सो डू रिमेंबर वी आर हैविंग लाइव क्लासेस फ्रॉम 22nd and you will get previous year's questions, classes, live test series, discussions, case studies, and I have also worked at sub-divisional level in Uttar Pradesh as an officer. I will share my practical experiences. Those are very much interesting and beyond the knowledge of books. So please ensure it and use SC Live code Shekhar Chaudhary initials and you will get good discount. Ensure it. Your admission. Now coming on to administrative theories, set of principles को इंटरट्विंग करके हम एक मॉडल बना रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। सो क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंक्वायरी है, साइंटिफिक इंक्वायरी मस्ट इन्वॉल्व कैजुअल थ्योरीज। अब इसका क्या मतलब है, ये तो बहुत ही कैजुअल का क्या मतलब है, जब रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, सो एक इवेंट और उसको व्यूअर के बीच का रिलेशन। अब एक इवेंट क्या है, मेरे सामने ये कुर्सी रखी है, मैं इसको देख रहा हूं, एब्जॉर्ब कर रहा हूं, ये कुर्सी है, और फिर मेरा व्यू पॉइंट बन रहा है कि ये कुर्सी का यूज कहां कहां हो सकता है। ये है आपका कैजुअल, राइट। यहां पर इसका मतलब ये है कैजुअल थ्योरी दैट वुड हेल्प एनालाइज कॉन्क्रीट सिचुएशंस। कॉन्क्रीट सिचुएशंस का मतलब है जिसमें एब्स्ट्रैक्टिवनेस कम हो, धुंधलापन ना हो, क्लियरिटी हो। पुलिस विभाग में, जल विभाग में कॉन्क्रीट सिचुएशन, लोग आ रहे हैं आपस में झगड़ रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कॉन्क्रीट सिचुएशन। एंड वुड हैव अ प्रेडिक्टिव यूज। इसका मतलब भारत में बना लो थ्योरीज को तो अमेरिका में यूज हो, अमेरिका में बना लो तो इंडिया कीनिया में यूज हो, ठीक है ये। सो अभी देख रहे हैं आप, डेविड एस्टन ने कहा है, एक पब्लिक पॉलिसी में भी इनका एक मॉडल है, डेविड एस्टन। इनके स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, मैं इसलिए पूरा स्टेटमेंट लिख के लाया हूं, बता रहा हूं आपको। The accumulation of data through accepted technique does not alone give us adequate knowledge. अब जैसे मैं खुद रिसर्चर हूं, PhD स्कॉलर हूं, मैं खुद अपने जो पब्लिक पॉलिसी में PhD कर रहा हूं, वहां पर
डेटा इकट्ठा कर रहा हूं, तो मैंने जाके सर्वे कर लिया, लोगों से जाके पूछ लिया, या फिर मैंने फोकस ग्रुप्स इंटरव्यू कर लिए, या सिंगल इंटरव्यू कर लिए, या मैंने टाइम स्टडी, कॉस्ट स्टडी, टाइम कॉस्ट, मोशन स्टडी कर ली। ये अपने आप में हमें एडिक्वेट नॉलेज नहीं दे पाएंगे, इससे बियॉन्ड नॉलेज चाहिए। तो नॉलेज अगर क्रिटिकल, बहुत महत्वपूर्ण बनानी है और रिलायबल बनानी है, तो वो ऐसी होनी चाहिए कि जनरली कहीं भी लग जाए, यूएस की कंपनी में लग जाए, स्टारबक्स में लग जाए, कैफे कॉफी डे में इंडिया में भी लग जाए, चायोज में लग जाए, चाय वाला में भी लग जाए। समझ रहे हैं आप? ऐसी होनी चाहिए, जेनेरिक हो जानी चाहिए और इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको यूज करने की। और अगर ये ऐसा नहीं हो पाता है, अगर हम जेनेरिक थ्योरी नहीं बना पाते हैं, तो फिर यही है कि ये तो सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। और मैंने बताया था थ्योरीज क्या है, सेट ऑफ प्रिंसिपल्स का इंटरट्यूनिंग है, मॉडल प्रेजेंट करना कि ये सेट ऑफ प्रिंसिपल एक दूसरे से कैसे वेरिएबल्स के थ्रू इंटरैक्ट कर रहे हैं। सो हमारे पास ये इसमें क्या हो जाए, फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक जनरलाइज स्टेटमेंट हो जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ पर्टिकुलर केसेस को तो डील कर सकते हैं, पर वो पूरे के पूरे मॉडल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर हम केवल डेटा के थ्रू ही क्या करेंगे, केवल डेटा के थ्रू हमने इकट्ठा कर लिया, सर्वे कर लिया और हम कह रहे हैं हमने थ्योरी बना दी, नहीं। वो थ्योरी जनरली हर टाइप की देश में, हर टाइप के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में भी लगनी चाहिए, तभी उसको थ्योरी एक्सेप्ट किया जा सकता है, ठीक है। नहीं तो वो लार्ज नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने टाटा, महिंद्रा और आपका सुजुकी, इसके अलावा सेंट्रो, जो हुंडई है, इन सब में स्टडी कर ली, एक जगह स्टडी कर ली और कह दिया यही दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अलग है। और अगर एफडब्ल्यू रिग्स के इकोलॉजिक पर्सपेक्टिव में देखो, राइट, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपिंग कंट्रीज का तो बहुत अलग है। तो ये तो स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये तो स्वीकार नहीं है, ठीक है, ऐसा स्वीकार नहीं है। तो इसलिए रिगरस और रॉबस्ट मेथड चाहिए जहां पर ये थ्योरीज हर जगह लग सकें। ये दिक्कत है हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो पीटर सेल्फ कह रहे हैं वेरियस काइंड ऑफ थ्योरी आ गई हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत सारी थ्योरीज आ गई हैं, ठीक है, बहुत सारे व्यू पॉइंट आ गए हैं। साइंटिफिक थ्योरी भी है, बिहेवियरल थ्योरी भी है, राइट, और भी स्कूल ऑफ थॉट आते रहे हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ऐसी बहुत सारी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, क्रिटिकल पब्लिक चॉइस अप्रोच, बहुत सारी थ्योरीज आ गई हैं, ठीक है। और दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम मेनी, बहुत सारी, या नो एकेडमिक डिसिप्लिन, कोई था ही नहीं एकेडमिक डिसिप्लिन, वहां से बना दी थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट है जी ये, ठीक है। सो ये, और यहां पर आपको पीटर सेल्फ देखने को मिल रहे हैं, इंग्लिश, ब्रिटेन के रहने वाले, अनदर ग्रेट स्कॉलर हर्बर्ट साइमन, वॉन प्राइज फॉर डिसीजन मेकिंग। यही चिंता सता रही थी हर्बर्ट साइमन को भी, तो उन्होंने कहा डिस्कम्फर्ट इज सिचुएशन, भाई मजा नहीं आ रहा है, थ्योरी बन नहीं पा रहे हैं। तो इन्होंने फेयरली डेफिनेट लोकस लिया, इधर उधर से नहीं कि सोशियोलॉजी से ले लो, प्राइवेट सेक्टर से ले लो, पॉलिटिकल साइंस से ले लो, कि मैनेजमेंट भी है पब्लिक सेक्टर, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस भी है, ये तो साइंटिफिक मैनेजमेंट, नहीं नहीं नहीं। इन्होंने कहा कि लोकस लेना पड़ेगा अब एक, तो इन्होंने बिहेवियरलिज्म और डिसीजन मेकिंग को लोकस लिया। उन्होंने कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेनली क्या है, डिसीजन मेकिंग ही है, ज्यादातर प्रिंसिपल्स वो हैं कि कैसे डिसीजन मेकिंग हो रही है। तो पब्लिक, यहां पर इन्होंने फेयरली डेफिनेट लोकस को उठाया पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डील करने के लिए, ठीक। अब देखिए यहां पर बात हो रही है थ्योरी बिल्डिंग, इजी टास्क नहीं है थ्योरी बिल्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, बहुत जटिल है, और स्कॉलरली जो डिसिप्लिन हैं उनसे तो बहुत जटिल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि नया डिसिप्लिन है और बहुत डिफरेंट है, अलग अलग टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन अलग है प्राइवेट से, साथ में पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन रशिया में अलग हो सकती है, इंडिया में अलग, चाइना में अलग हो सकती है, राइट, कहीं पर नॉर्थ कोरिया में अलग हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स अलग अलग हैं, कहीं पर जुडिशरी बहुत हावी है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर हायरार्की वाली बहुत सिचुएशन है, कहीं पर नहीं है, कहीं पे ई गवर्नेंस ज्यादा हो गया है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे ब्यूरोक्रेटिक डिलेज ज्यादा हैं, कहीं पे नहीं है। प्रोसेसेस भी अलग अलग हैं, अलग अलग प्रोसेस के थ्रू डिलीवरी करी जा रही है सर्विसेज की। हमारे देश में यूपीआई है, अमेरिका में नहीं है, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है जानना। ट्रेडिशनल सेंस में अगर हम देखें, वर्क ऑफ प्रैक्टिशनर्स रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। कुछ लोग आए, प्रैक्टिशनर्स थे, जैसे लूथर गुलिक, लिंडन उर्विक, उन्होंने पॉस्टकॉर बना दिया, ठीक है, या फिर आपके फेयोल आए, या एफडब्ल्यू टेलर आए। ये सब क्या थे? ये प्रैक्टिशनर्स थे
ये एक्शन में काम करते थे, ये व्यू पॉइंट रहा है। पर ये व्यू पॉइंट बहुत ज्यादा, जिसे मैं कहूंगा इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग और इंटेलेक्चुअली जिसे मैं कहूँ गहराई वाला नहीं है। ठीक है, इन्होंने सेट ऑफ प्रिंसिपल्स बनाए, उसको थ्योरी ब्रॉडर वे में नहीं कहा जा सकता। फिर भी अगर हम माने प्रैक्टिशनर्स, रिफॉर्मर्स जो थे, जैसे एफडब्ल्यू टेलर भी, फेयोल भी रिफॉर्म करना चाहते थे, ये है ना। यूनाइटेड स्टेट्स में पर्टिकुलरली ये जो एक्शन वाला, ट्रेडिशनली प्रैक्टिशनर्स वाला जो व्यू पॉइंट है, ये रहा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो दौर है 27 से 37 के बीच में दोस्तों, वो याद रखना है ना। तो कनेक्ट कर पा रहे होंगे। फेडरिक टेलर, ये मैंने बता दिया। प्रैक्टिशनर्स ने कहा कि ऐसे होता है, थ्योरी ये है, पर ये सेट ऑफ प्रिंसिपल्स ही रहे। इंडिया में तो नहीं था इतना, डेवलपिंग कंट्रीज में आज भी नहीं है, सोमालिया, युगांडा में तो नहीं है इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर ये काम कर रहे थे, अफगानिस्तान में तो नहीं है। तो क्या मान ले कि इनके जो थ्योरीज है हर जगह लागू हो रही है? नहीं। और सरकारी तो बहुत अलग है एज कंपेयर टू प्राइवेट, सो नहीं। ठीक है, तो ये क्या है, लिमिटेशंस रही हैं। और इनके जो खुद के आइडियाज हैं, गुड ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी हो जी, प्रेडिक्टेबिलिटी हो, और एफिशिएंसी ज्यादा हो, ठीक है, और स्फेयर ऑफ कॉम्पिटेंस हो, स्पेशलाइजेशन हो। ये सब इन्होंने कहा था ना, आपको पता होगा, एफडब्ल्यू टेलर, इन्होंने ऐसा कहा था। तो इनके अपने गुड ऑर्गेनाइजेशंस के क्या हैं, एक व्यू पॉइंट है। इन्होंने अंडरस्टैंड करने की थ्योरी को सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स के थ्रू हमें अंडरस्टैंड करना है कि साइंटिफिक इंजीनियर आदमी है टेलर, ठीक है, तो वो क्या से एफिशिएंसी के रूप में सोचेगा बेहतर टूल दे दो, ट्रेनिंग दे दो और चीजों को कर लो। उसके लिए ज्यादा सोसाइटी के किस तरीके से, क्या लोअर कास्ट, बैकवर्ड लोग आ रहे हैं, फेमिनिस्ट आ रहे हैं, ट्राइबल आ रहे हैं, उसको मतलब नहीं है, है ना। ये क्रिटिसिज्म भी है। तो थ्योरीज इनका अपना इंप्लाइड क्या था, बायसेस भी थी। ये कुछ चीजों को बेहतर मानते थे, कुछ को नहीं मानते थे। तो बायसेस होते हैं हर थ्योरी वाले के। और हिस्टोरिकल टाइम में भी देखना जरूरी है, ये 90s 20s के दौर में कर रहे थे ऐसा काम। फिर भी लिमिटेशन भले ही रहा है, पर यहां पर लिमिटेशन तो कॉमन है सोशल साइंसेज में, पर अटेम्प्ट्स जरूर करे गए हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थ्योरी को बनाने के लिए। और लंबे समय से, लॉन्ग समय से ये तैयारी करी जा रही है, प्रयास करा जा रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भी अपनी थ्योरीज होनी चाहिए। हमें भी पता है ये बात, है ना, हम सबको पता है। सो ऐसे ही एक मेथड है जो केस स्टडी मेथड है, डेवलप हुआ है यूएस में, वो है। अब केस स्टडी क्या होता है दोस्तों? केस स्टडी होता है, हम एक केस को लेते हैं, माइक्रो से हम मैक्रो की तरफ जाते हैं। इस चीज को रिसर्च की भाषा में जो यहां पर यूज हुआ है, बोला गया है बच्चों, स्टूडेंट्स, दोस्तों, इंडक्टिवली। मतलब आप इंडक्ट कर रहे हैं, एक छोटा केस स्टडी लिया, उससे पूरा। अब इसका एग्जांपल मैं बताऊं आपको कैसे होता है। जैसे आपने दिल्ली पुलिस को पढ़ा, आपने ये कहा कि दिल्ली पुलिस में जो पेट्रोलिंग है वो 10 के स्केल पे 7 आपने नंबर दिए। फिर आप एज अ स्कॉलर आपने सोच लिया कि दिल्ली पुलिस में ऐसा होता है, इसका मतलब पूरे के पूरे इंडिया में ऐसा होता होगा। ये है इंडक्टिव अप्रोच। एक दूसरी अप्रोच होती है डिडक्टिव अप्रोच, कि आपने पूरी इंडिया की पुलिस देखी पढ़ के, ठीक है, ब्रॉडरली, और फिर चले गए एक छोटे गांव में, जैसे आप चले गए कानपुर के पास कोई जगह पर और पुलिस चौकी को स्टडी किया, तो आपने कहा कि मैंने इंडिया की 10 जगह की पुलिस के बारे में देख लिया, तो यही होगा। वो है डिडक्टिव अप्रोच। ये इंडक्टिव अप्रोच, माइक्रो सिचुएशन से मैक्रो चीज बनाना, ये यूएस में केस स्टडी मेथड बहुत पॉपुलर रहा है, जर्नल प्रपोजिशंस बनाना। तो ये है इंडक्टिवली का मतलब। यहां पर रिसर्च की लैंग्वेज है, टफ है थोड़ी इसमें, फिर भी आप लेक्चर्स देख लोगे, फिर आपको कहीं पर दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर दिक्कत हो, मैं आपको ग्रुप में जोड़ने के लिए आपको बताऊंगा लास्ट में, मुझे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी डीलिंग मेनली विद फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी दिक्कत रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस की जो थ्योरी है वो मेनली फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जो रूल्स रेगुलेशन और किसी पर्पस के लिए स्टैब्लिश करी जाती है, वहां पर इनफॉर्मल चीजों को देखा कम जाता है ना। थ्योरी बिल्डिंग पॉसिबल हो सकती है जब इंपेरिकल स्टडीज, मतलब डेटा कलेक्ट करने वाली, ऑब्जर्वेशन करने वाली, ऐसी कई सारी ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे देश में, टाइप्स ऑफ, बड़ी, छोटी, मिडिल, लार्ज, ऐसे करके, इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अमेरिका में, वेनेजुएला में, ऐसा करा जाए। वेरियस काइंड ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी करा जाए, प्राइवेट, पब्लिक, तभी हम थ्योरी बिल्डिंग कर सकते हैं। सो
इवॉल्विंग डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ये हमें क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग करता है ऑर्गेनाइजेशन की और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस में कैसे काम होता है, क्योंकि ज्यादातर प्राइवेट से पब्लिक की तरफ क्या गया है, ऑर्गेनाइजेशंस की थ्योरी बिल्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हुई है, फिर भी ये हेल्प तो करती है। स्पेशल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फिर भी इग्नोर कर दिए गए हैं, ये भी है, क्योंकि आप प्राइवेट और गवर्नमेंट को कई लेवल पे कंपेयर नहीं कर सकते। आप बताओ जरा, इंडिया का जो बजट है किसी प्राइवेट कंपनी के अगर बजट से मैं कंपेयर करूं, कंपेयर हो सकता है क्या? फाइनेंस मिनिस्ट्री जो बजट बनाती है, नहीं हो सकता है। जो देश 220-25 करोड़ लोगों को इनॉक्यूलेशन कर चुका है, मतलब इंजेक्शन लगवा चुका है कोविड के, कंपेयर कर सकते हो प्राइवेट से? नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्पेशल फीचर होते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो इग्नोर कर दिए गए हैं, और इसीलिए हमें जो एम्पेरिकल बेस लिया गया है, प्राइमरीली अभी तक लिया गया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एडिक्वेट नहीं है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें केयरफुली एडेप्ट करना पड़ेगा, एडेप्टेड करना पड़ेगा, ब्रॉडर हमारा सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कंट्रीज में करना पड़ेगा, रिगरस मेथड अपनाने पड़ेंगे, तब थ्योरी बना पाएंगे। ठीक है, ये केवल प्रिंसिपल्स हैं, है ये दिक्कत हमारे यहाँ, ठीक है, पर ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। सो इंपॉर्टेंट पैराडाइम अगर हम ब्यूरोक्रेसी को स्टडी करने के लिए लें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वेबेरियन ब्यूरोक्रेसी के थ्रू हमने ब्यूरोक्रेसी कैसे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है वो है, और इसको आइडियल टाइप भी बोलते हैं, और मोस्ट एक्सेप्टेड वे है जो वेबर को हम मानते हैं। इन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में सही सही बताया, मैक्स वेबर, ठीक है। और इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बताया कि कंटेम्परेरी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जब इन्होंने बताया उसके बाद और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ी है। स्ट्रक्चर्स में के रूप में कितने टाइप के स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, ठीक है। आपके स्ट्रक्चर्स में है कि इंटरनली डिविजन्स कैसे हैं, रूल कैसे लागू हो रहे हैं, कितनी हायरार्की है, यूनिटी ऑफ कमांड, डायरेक्शन कहां से हो रहा है, कम्युनिकेशन अपवर्ड या डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या अपवर्ड डाउनवर्ड, ये प्रोसेसेस क्या अपनाए जाएंगे, ई गवर्नेंस के थ्रू करेंगे या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरह करेंगे, बिहेवियर कैसा होगा, लोगों का बिहेवियर इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, ब्यूरोक्रेट्स अंदर ऑर्गेनाइजेशन के कैसे बिहेव करते हैं, इंट्रा और इंटर, ठीक है, सब कुछ। कैनॉट फुली कॉम्प्रीहेंड वेबेरियन थ्योरी अलोन, वेबर की थ्योरी तो ठीक है, पर क्योंकि इतनी सारी डिफरेंसेस हैं, ये अकेली थ्योरी नहीं सॉल्व कर सकती है। तो थ्योरेटिकल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक्लेक्टिक फैशन में, अब ये अपना अलग टर्म है, एक्लेक्टिक का मतलब है वेरियस सोर्सेस से ड्रॉ करना होगा, वेरियस सोर्सेस स्टूडेंट यूज करने होंगे, प्राइवेट भी, पब्लिक भी, अमेरिकन भी, रशियन भी, ठीक है। थ्योरी बिल्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंसर्न है एक्लेक्टिकल फैशन, राइट, ये ध्यान रखना है। अब और बात करें तो वेबेरियन फॉर्मुलेशन डोमिनेट पैराडाइम तो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम तो है जिसके थ्रू हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को स्टडी करते हैं। तो और हमने ये भी देखा है एडमिनिस्ट्रेटिव एनालिसिस को हमने पॉलिटिकल साइंस से भी काफी ड्रॉ किया है, क्योंकि अल्टीमेटली मदरली डिसिप्लिन तो रहा ही है। इंटेंस इंटरमिंगलिंग भी है पॉलिटिक्स की और एडमिनिस्ट्रेशन की, पर जो प्रिंसिपल्स हैं, जो हम प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, वो क्या है, वर्ल्ड ऑफ वर्क और प्रैक्टिस से आ रहे हैं। प्रैक्टिकल रिसिप्ट्स तो वो दे रहे हैं, प्रैक्टिकल ऑफर तो दे रहे हैं कि ऐसा काम होता है, तो वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड प्रैक्टिशनर्स जैसे टेलर्स यहां से आ रहे हैं। और पर इनमें अभी भी ड्यूरेबिलिटी, रिगर, रॉबस्टनेस, कंप्लीटनेस नहीं है कि इनको हम ये कह सकें थ्योरीज, क्या ये ड्यूरेबिलिटी रहेगी? क्या एफडब्ल्यू टेलर या फिर मैरी पार्कर फॉलेट या फिर लिंडन उर्वेक, लूथर गुलिक जो बात कर रहे हैं, वो क्या छोटी ऑर्गेनाइजेशन पे भी लागू होता है, या फिर जिसे हम कहते हैं स्टार्टअप्स पे लागू होता है? नहीं होता है ना, नहीं होता है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में स्टडी करके। तो ये तो ड्यूरेबिलिटी ठीक नहीं है। साइंटिफिक मैनेजमेंट में कुछ प्रिंसिपल्स ही बनाए हैं, एक्शन कैसे लिया जाना चाहिए ये, तो इसको हम पूरी तरह से थ्योरेटिकल मेथड में एक्सेप्ट नहीं कर सकते रिसर्च के अनुसार, ठीक है। अब बात करते हैं नेचर, ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज का, नेचर एंड टाइपोलॉजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैसा नेचर होता है और किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी जो है दोस्तों, वो है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर्स कहते हैं कितने लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं, हायरार्की कैसी है, किस पावर कितनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, पावर किसके पास कितनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, हायरार्की है, ठीक है, कितने लोग अपर लेवल में, कितने मिडिल लेवल में और कितने लोअर लेवल में काम कर रहे हैं।
और फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और उनका बिहेवियर ऑफ ग्रुप्स, इसमें सारे मिडिल लोअर, जैसे अगर मैं बात करूं रैंक एंड फाइल वाले, ये रैंक एंड फाइल मतलब बिल्कुल जैसे अगर मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और बात करूं तो रैंक एंड फाइल हो गया, जैसे आपके लेखपाल, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, है ना, कानून गो, रैंक एंड फाइल। अमीन, अगर आपने ये टर्म सुने, इफ यू हैव हर्ड दिस टर्म्स, ओके। और इंडिविजुअल, हाउ दे आर वर्किंग। So we need to distinguish here complex form of organizations जो होती हैं और social organizations, जहां पर एक तरीके से informal organization और आपका formal organization में distinguish करना पड़ेगा. So within the organization there are also people who are reacting in different way according to informal way, and organizations are also reacting to the society, social organizations, right, which have been defined and established for एक्सप्लिसिट पर्पस. तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनका कोई पर्पस होता है टू अचीव कॉमन गोल. इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस विद इन जो सोशल ग्रुप में फॉर्मेशन हो जाती हैं, जरूरी नहीं है उनका डेफिनेट पर्पस हो, वो अपने आप ही बन जाती हैं, राइट. सो ये भी हमें देखना होगा. फिर प्रोसेस रूल्स डिजाइन टू एंटिसिपेट एंड शेप बिहेवियर इन डायरेक्शन ऑफ दीज गोल्स. सो इस जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं फॉर्मल, उनके अंदर क्या करा जाता है, ऐसा एंटिसिपेट करा जाता है कि हाँ अगर हम एक्स स्टेप लेंगे तो वाई हमें रिसीव होगा. और शेप बिहेवियर कैसे होगा, तो मैंने कहा कि चलो सब लोगों को 10% आप क्या कर दो, इंक्रीज कर दो. किस चीज में, पे में. तो हमें वो कितना काम करके ज्यादा देंगे, 25%. ऐसा हमें डेफिनेट एंटिसिपेट करना आना चाहिए फॉर्मल में. फॉर्मल स्टेटस स्ट्रक्चर विद क्लेवरली मार्क लाइन ऑफ कम्युनिकेशन. ऐसे ही जैसे इनफॉर्मली हम कैसे हैं, और दोस्त कैसे हो, ठीक है, हाय हाउ आर यू. सो पर आप फॉर्मली सीईओ से मिलने जाओगे, कंधे पे हाथ तो नहीं रख दोगे ना. तो फॉर्मल में बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एक रिजिडिटी भी होती है. यहां देखो टाइप ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे हो रहा है. वर्टिकल कम्युनिकेशन, आप यहां पर हो, कांस्टेबल है कोई और आप आईपीएस ऑफिसर हो, तो ऑब्वियसली यहां पर अगर ये कहेगा व्यक्ति तो ये लिखेगा, लेटर लिख के देगा, महोदय आई वांट टू से दिस, देयर इज कंसर्न अबाउट फ्यू थिंग्स आई वांट टू से. सो देयर इज डिफरेंट रूल. हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, यू मे बी पोस्टेड इन अ डिस्ट्रिक्ट DM1, लेट अस सपोज यू आर पोस्टेड इन गाजियाबाद near Delhi NCR and another person is posted in Chandigarh. So that would be at the horizontal level, or within the organization one SDM is communicating with another SDM, right? Diagonal communication, so a person in Chandigarh, sub inspector in Chandigarh is communicating to district magistrate in Ghaziabad. एक तो ये कम्युनिकेशन आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हो गया, दो अलग अलग, और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है. विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जैसे आपका हो सकता है पुलिस पर्सन इज टॉकिंग टू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अनदर, राइट. ये हॉरिजॉन्टली आपका डायगोनल कम्युनिकेशन हो गया. मार्क लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और अथॉरिटी बिल्कुल साफ साफ होती है. यहां पर आप देख रहे हो बिल्कुल साफ साफ है, यहां से कम्युनिकेशन जाएगा ऐसे करके, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होगा, डायगोनली कम्युनिकेशन होगा. तो पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, तो क्योंकि भाई पर्पस तो हमें एस्टैब्लिश करना जरूरी है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ह्यूमन लाइफ बहुत ज्यादा है, इनसे क्या हो रही है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन से प्रभावित हो रही है, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन हमारी बहुत सारी लाइफ को क्या कर रहे हैं, इंपैक्ट कर रहे हैं, इसलिए भी पढ़ना जरूरी है. प्रैक्टिकल हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, तभी हम बेटर ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जा पाएंगे, प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स की तरफ जा पाएंगे. इसलिए भी पर्पस जरूर, ये है हमारा पर्पस, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को क्यों काम करना है, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत हद तक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अब डिफाइन कर रही है. जैसे अच्छा आप देख लो, आपको ट्रैफिक मानना पड़ता है, यस मानना पड़ेगा ना आपको, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को आप कर रहे हो. आपको कोविड के समय प्रोटोकॉल अपनाने पड़े ना, करे. आप जहां भी अगर वर्क कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहां के रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपको टाइम देखना होगा आने का जाने का. सो लॉट ऑफ पीपल आर वर्किंग इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड यू सी ओवर हियर देयर इज अ पर्टिकुलर हायरार्की ओवर हियर, एंड दीज थिंग्स आर डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ पीपल एंड इम्पैक्टफुल, they are very impactful on the common people's life. So that is why it is very important. कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है. How it is that one organization produces more than another? ये क्वेश्चन हमें अगर आंसर करने हैं, और कैसे हो सकते हैं,
अगर हम सिस्टमैटिक और साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि ऐसा कैसे है कि कुछ पीएसयूज तो बिक गई हैं बिल्कुल, जैसे बीएसएनएल टाइप की पीएसयूज है, अच्छा नहीं कर रही है। कुछ एयर इंडिया टाइप की क्या है, बिक गई हैं। पर कुछ पीएसयूज तो बहुत अच्छा कर रही हैं। कौन सी? ओएनजीसी बहुत अच्छा कर रही है, बीएचईएल भी प्रॉफिट दे रही है। ये क्यों हो रहा है? हाउ डज ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूस एट द लोएस्ट कॉस्ट रिलेटिव टू अदर ऑर्गेनाइजेशन? ये भी अगर हमें देखना है तो वी नीड डेफिनेटली नीड ऑर्गेनाइजेशंस की स्टडी, दैट इज द मोटिव, है ना। सो प्रैक्टिकल एड अगर हमें चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए तो भी पढ़ना जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशंस बहुत तरीके से वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव से स्टडी करी गई हैं, प्रोसेस के थ्रू, स्ट्रक्चर्स के थ्रू, पर्पस के थ्रू। सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉमन व्यू पॉइंट एक्सप्रेस हो पाया है ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो हमने आज तक स्टडी करी है। यही जरूरी है, इसी की तरफ हमें थ्योरी बिल्डिंग की तरफ जाना है। हम बात करें तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस को, मोटिवेशन उनका अलग अलग होता है। इकोनॉमिस्ट क्या देख रहे हैं जी? एलोकेट रिसोर्सेज कितने दे रहे हैं। हमने क्या किया, बजट सोच लो आप, मनरेगा को हमने पर्टिकुलर एलोकेशन किया, 60,000 करोड़ किया, ठीक है। हाउ डिसीजन आर मेड अंडर कंडीशन ऑफ अनसर्टेनिटी, एलोकेशन का कैसे हो रहा है, अनसर्टेनिटी आ गई है, स्लो डाउन हो गया है, अब कैसे डिसीजन होगा, ऑर्गेनाइजेशन कैसे डिसीजन ले रही है, सरकारी या प्राइवेट, क्या वो कॉस्ट कटिंग कर रही है, लोगों को निकाल दे रही है, ले ऑफ कर दे रही है, लोगों को निकाल देना। प्राइवेट सेक्टर की अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, अमेजॉन निकाल रही है, कोई और जो ऐप के थ्रू काम करती हैं कंपनीज वो निकाल रही हैं प्लेटफॉर्म्स पे, है ना। इंडस्ट्रियल इंजीनियर का अपना एक रोल है जी, ये और तरीके से देख रहे हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सोशियोलॉजिस्ट ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से, ऑर्गेनाइजेशन है, थ्योरी बिल्डिंग कर रहे हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू के ले रहे हैं कि इसमें जाति, धर्म, फेमिनिज्म, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग कहां पर प्ले कर रहे हैं। हाउ डज अ पर्सन बिहेव्स व्हेन ही और शी कम्स फ्रॉम इंग्लिश मीडियम एजुकेटेड बैकग्राउंड और ही और शी कम्स फ्रॉम अ हिंदी मीडियम और वर्ल्डेकुलर, एक सोशियोलॉजिकल कंडीशन है। डू दे परफॉर्म एट द सर्टेन लेवल या नहीं, है ना। सो कोपिंग अप देयर एक्सटर्नल सोशल एनवायरनमेंट भी कहीं पे अब स्टडी करी जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं, दोज हु वेंट थ्रू राइट्स, उनके दंगे में उनके परिवार को नुकसान हुआ या घर जल गया, और जिनका नहीं हुआ है, ऐसे क्लोज ग्रुप्स की स्टडी हो रही है, ये सोशियोलॉजिस्ट देख रहे हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट देख रहे हैं कि बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स कैसा है, कि ये इंडिविजुअल ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। ये इंडिविजुअल्स, जैसे आपको बताता हूं मैं, साउथ इंडिया में एक जगह एप्पल की फैक्ट्री में लोगों ने आग लगा दी थी, लगभग 7-8 महीने पहले की घटना है। सो यू psychologists will study why people were so violent. The people who were working in Apple producing those swanky phones, they themselves were smashing everything, 500-600 करोड़ का नुकसान हो गया। Why this will happen? So in groups organization कैसे काम कर रहे हैं। So ऑर्गेनाइजेशन की एनालिसिस जो होती है एक फर्टाइल मीटिंग ग्राउंड है नंबर ऑफ डिसिप्लिन्स का, मतलब हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, टेक के पर्सपेक्टिव से, इसके अलावा हम साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बिहेवियरलिज्म देख सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। और ये जो स्टडीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये स्टडीज हैं, इनका कैरेक्टर इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड होता जा रहा है, जो हम अब ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग और थ्योरीज बना रहे हैं। एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन से भी लेता है, पर फिर भी अभी भी क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट इजी टू डिफाइन बिकॉज देयर हैज बीन नॉट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्टडी येट, अभी भी। अब हम बात कर रहे हैं समरी ऑफ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड। एक अलग, अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस के फंडामेंटल्स कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है वो बताएं, एक एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं, थोड़ा क्लियरिटी वाला थोड़ा बहुत बना सकते हैं, एग्जैक्ट तो नहीं पर एब्स्ट्रैक्ट करा है हमने, कुछ लिया है। क्या है? इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, होते हैं, हाँ होते हैं। आप पर्सन IPS IAS बनोगे, साथ में आपके ग्रुप्स भी होंगे, आप खुद मसूरी में ट्रेनिंग करने जाओगे, है ना। आप किसी भी कैडर में जाओगे, आपके ग्रुप्स होंगे, IAS लोगों का, IPS लोगों का, SDMs लोगों का अलग होगा, है ना। तो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि उन्हें सर्टेन गोल्स को प्राप्ति करनी है, ऑब्जेक्टिव को प्राप्ति करनी है, और डिफरेंशिएटेड फंक्शंस होते हैं उनके अंदर, विद इन द लेयर, स्फीयर ऑफ कॉम्पिटेंस हो सकता है, स्पेशलिटी, अलग अलग लोगों को अलग अलग काम दिया जाता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग मिशन, विजन और एम्स होते हैं,
नीति आयोग का अलग है, राइट, पीएमओ का अलग है। सो नीति आयोग के अलग फंक्शन है, स्पेशलाइज फंक्शन है, पीएमओ का अलग है। इसमें भी नीति आयोग के अंदर भी जो बहुत सारी क्या हैं स्टडी ग्रुप्स हैं, उनका अलग अलग डिफरेंशिएटेड फंक्शन है। पर इनके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशंस को जब जो अचीव करना होता है सर्टेन गोल्स में, ये अलग अलग, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, इसके अंदर अलग अलग यूनिट हैं, या फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर अलग अलग यूनिट हैं। ये क्या, ये है बजट मेकिंग यूनिट, और उसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड। ये क्या हुए, रैशनल कोऑर्डिनेशन भी होता है इनका, तर्क के आधार पे, बाय लॉज। कब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे से संपर्क करेगी, वुड टेक डेटा, गिव डेटा, वुड हैव मीटिंग, राइट। सो ऑर्गेनाइजेशन कैन दस बी अंडरस्टूड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ उनके ऑब्जेक्टिव, क्या अचीव करना चाहते हैं। अचीव करना चाहते हैं कि हमने अचीव करना है 8% जीडीपी की ग्रोथ। ह्यूमन कंटेक्स्ट में भी, हाउ, हमारे पास इतना सारा डेमोग्राफिक क्या है, डिविडेंट है। ऑपरेशनल मोड कैसे करेंगे, स्किल इंडिया प्रोग्राम बना के करेंगे, स्किल इंडिया करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाएंगे, या फिर इंटरनेट के थ्रू करेंगे, डिजिटल इंडिया के थ्रू करेंगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, है ना, समझाने के लिए, चीजों को इंडियन कंटेक्स्ट में बताने के लिए। टफ है थोड़ी लैंग्वेज, ठीक है, बुक की, पर दैट इज अ वेरी गुड बुक, सो वी हैव टू। ओके, सो दैट इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आपको जरूर समझ में आया होगा, टफ लैंग्वेज है। आप जाके अब बुक को भी पढ़ना, कोई भी दिक्कत हो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। पब्लिक एड बाय शेखर टेलीग्राम ग्रुप है, यहां पर आप मुझसे जुड़िए, ग्रुप में जुड़िए। वी आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ डेली करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के आर्टिकल्स, बेसिकली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस वी आर प्रोवाइडिंग। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट व्हाट इज हैपनिंग इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या क्या न्यूज़पेपर में पढ़ना है, और केस स्टडीज का भी जिक्र करते हैं, लेक्चर्स भी आपको वहां पर मिल जाएंगे, राइट। इसके अलावा एग्जाम्पल्स और हैंडआउट्स, हैंड रिटन नोट्स भी मिलने लगेंगे, मिल भी रहे हैं बहुत सारे हैंडआउट्स। आप जब ज्वाइन कर लोगे तो चीजों के बारे में हैंडआउट्स पड़े हुए हैं, बनाए हुए नोट्स। और पब्लिक एड बाय शेखर पे आप इंस्टा पे भी जुड़ सकते हैं। तो आपको जरूर मैं यहां पर एक्सपेक्ट कर रहा हूं। टिल देन दोस्तों, जय हिंद एंड जय भारत।